The Hindu editorial, 13th of July 2021. The power of scrutiny. SC has struck a blow for inquisitorial powers of legislatures against social media companies. स्क्रूटनी का मतलब होता है ध्यानपूर्वक किसी मामले का अन्वेषण करना, ध्यानपूर्वक परीक्षण करते हुए अन्वेषण करना। तो ये ध्यानपूर्वक अन्वेषण का जो शक्ति है उसके विषय में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंक्विजिटोरियल पावर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, यानी कि जो कोई भी सभा होती है लोगों की, वो किसी भी मामले की इंक्वायरी कर सकती है, वो जो पावर होता है, सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ जो पावर होता है लेजिस्लेचर के पास, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर के फेवर में अपना ब्लो स्ट्राइक यानी कि मार मारी है, यानी कि उनके फेवर में बात की है, उन्होंने उनके पक्ष में बात की है। The Supreme Court of India's verdict last week, upholding the authority of a committee of the Delhi Assembly to summon a senior official of Facebook, is an extremely nuanced recognition of the extent of powers of the state assemblies in matters regulated by an act of parliament. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया है, वर्डिक्ट यानी जो डिसीजन आया है पिछले हफ्ते में, उसमें उन्होंने दिल्ली असेंबली की एक कमेटी के अधिकार को सही ठहराया है कि वो लॉ के अधिकार से बुला सकती है, बुलावा दे सकती है, सम्मन कर सकती है, नहीं बुला सकती है लॉ के अधिकार से एक फेसबुक के सीनियर अधिकारी को। ये जो निर्णय आया है, ये एक बहुत ही एक खास तरह का एक खास पहचान करवाने वाला एक रिकग्निशन है। रिकग्निशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना है एक खास तरीके से। नुएंस होता है जो नॉर्मली नहीं होता, एक बहुत ही फाइन तरीके से किसी चीज को करने का तरीके को बोलते हैं नुएंस। तो उसको पहचाना है कि किस हद तक के पावर्स हैं स्टेट असेंबलीज के पास ऐसे मैटर्स में जो कि वैसे पार्लियामेंट के अधिनियम के द्वारा वो नियमित होते हैं। वैसे जो पावर्स जो हैं पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नियमित होते हैं, वहाँ पे स्टेट असेंबलीज के पास किस हद तक के पावर होते हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली असेंबली की कमेटी के अथॉरिटी को अपहोल्ड किया है। The question mark about the powers arose in the first place because Facebook, whose India Vice President Ajit Mohan was repeatedly summoned by Delhi Assembly's Committee on Peace and Harmony on the subject of the Delhi riots of 2020, argued before the Supreme Court that this was a case of overreach. जो क्वेश्चन मार्क था इन पावर्स के बारे में, वो इसलिए उठा था क्योंकि जो फेसबुक है उनके जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं अजीत मोहन, जिनको कि बार बार बुलाया गया था दिल्ली असेंबली की कमेटी के द्वारा, जो कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी, शांति और जिसको कह सकते हैं कि हार्मनी होती है जब सामंजस्य, इस सब्जेक्ट पे बुलाया गया था कि दिल्ली राइट्स जब हुए थे 2020 के, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि ये जो केस है इसमें अपने अधिकार से बाहर जाने का केस है, ये ओवर रीच है। एंड दिल्लीज लॉ एंड ऑर्डर केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और इसलिए दिल्ली की कमेटी के द्वारा उनको बुलाया जाना जो है ओवर रीच है, अपने अधिकारों से बाहर जाना है।
ऐसा उन्होंने बहस की सुप्रीम कोर्ट में। This was also the position taken by the central government, which argued that the Delhi Assembly had no jurisdiction in this matter. यही पोजीशन जो है केंद्र सरकार ने भी ली थी, और जिसने ये बहस की थी कि दिल्ली असेंबली का इस मामले में कोई भी jurisdiction नहीं था, उनका जो कार्य क्षेत्र इस मामले में नहीं था। The social media platform also pointed out that it was governed by the IT Act of Parliament, and this is not therefore something that any state government can be concerned with. और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने थे उन्होंने ये पॉइंट आउट, ये इंगित किया कि ये जो मामला था, ये जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके द्वारा संचालित होता है, और ये जो अधिनियम है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, और इसलिए ये कोई ऐसा कुछ मामला नहीं है जिसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब हो। The court, in upholding the summons, did not go merely by the legislative powers of the House. सम्मन्स को अपहोल्ड करते हुए, सम्मन्स को सही ठहराते हुए, कोर्ट ने महज जो हाउस के लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं उनके हिसाब से वो नहीं चले। It rightly said, the assembly does not only perform the function of legislating, there are many other aspects of governance which can form part of the essential functions of the legislative assembly, and consequently the committee। तो असेंबली जो है उन्होंने सही सही कहा था। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने ये सही कहा कि असेंबली जो है वो केवल लॉ बनाने के, कानून बनाने का ही फंक्शन नहीं करती है, और भी कई दृष्टिकोण है संचालित करने के देश को, जो कि उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मूलभूत या ज़रूरी फंक्शंस का पार्ट बन सकते हैं, और इस तरह से वो कमिटी का भी फंक्शंस का पार्ट बन सकते हैं। His point was that the inquisitorial and recommendatory powers of the House can be used for better governance. सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट रखा था कि जो इंक्वायरी करने के जो पावर्स हैं या जो रेकमेंड करने के जो पावर्स हैं किसी भी हाउस के, किसी बात की संस्तुति करने के जो पावर्स हैं किसी भी हाउस के, उनका इस्तेमाल बेहतर देश के संचालन के लिए किया जा सकता है। But it also cautioned the committee from transgressing into any fields reserved for the union government. लेकिन उन्होंने कमिटी को ये भी सतर्क किया कि वो ऐसे फील्ड्स में, ऐसे क्षेत्रों में न घुस जाएं अवैध रूप से। ट्रांसग्रेसिंग मतलब अवैध रूप से ना घुस जाएं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हो। Significantly, the verdict comes amid a long phase of discordance over legislative turf between the central government and the Delhi government, something that the bench led by Justice S.K. Kaul did note amid discussions about the spirit of federalism. ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जो ऑर्डर आया है, ये लंबा जो दौर चला है आपसी मतभेद का, डिस्कॉर्डेंस का, जिसमें डिस्कॉर्ड रहा, यानी कि रिश्ते खराब रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ तक कि जो लेजिस्लेटिव फील्ड का सवाल है, टर्फ यानी फील्ड, एक क्षेत्र, ये कुछ ऐसी बात है जो कि बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके लीडर थे जस्टिस एस.के. कौल, उन्होंने भी बात नोट की इन चर्चाओं के मध्य में, जो कि फेडरलिज्म की स्पिरिट क्या होती है उसके बारे में जो चर्चा हो रही थी, उसमें उन्होंने ये बात नोट की। नॉट जस्ट दैट, केवल वही नहीं, इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम when social media intermediaries are legally fighting some aspects of the new IT rules that govern them. ये जो ऑर्डर है ये ऐसे इस वक्त पे आया है जब सोशल मीडिया के जो बिचौलिए हैं वो लीगल रूप से फाइट कर रहे हैं कुछ दृष्टिकोणों को, जो कि नए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए हैं, जो उनको गवर्न करते हैं, जो उनका संचालन करते हैं, उन एस्पेक्ट्स को वो फाइट कर रहे हैं लीगली, यानी कोर्ट वगैरह में,
ऐसे वक्त ये निर्णय आया है। Their responsibility towards the many legislatures will only become more heightened because of this verdict. जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी है बहुत सारे लेजिस्लेचर्स के प्रति, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी अब इस वर्डिक्ट की वजह से, इस ऑर्डर की वजह से। The court refused to buy the argument that social media intermediaries are merely a platform for exchange of ideas without performing any significant role themselves. कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इस बहस को मानने से इनकार कर दिया कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, सोशल मीडिया वाले जो बिचौलिए हैं, वो महज एक प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आइडियाज़ आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं, आइडियाज़ का लेन देन होता है बिना किसी खास महत्वपूर्ण रोल खुद अदा किए हुए। यानी प्लेटफॉर्म खुद अदा कुछ खास रोल नहीं करती, तो लोग उसमें आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। इट देन लिंक्ड व्हाट हैपन्स इन दीज प्लेटफॉर्म्स टू द रियल वर्ल्ड। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इन प्लेटफॉर्मों पे होता है उसको सचमुच की दुनिया के साथ जोड़ा। Misinformation on social media, the court said, has had a direct impact on vast areas of subject matter, which ultimately affect the governance of the states. सोशल मीडिया पे जो गलत सूचना चलती है, कोर्ट ने कहा कि उसका जो है एक डायरेक्ट असर हुआ है बहुत सारे विषयों वाले मामलों पे, जो कि आखिरी में राज्यों के गवर्नेंस को संचालन पे असर करते हैं। Given the constraints of the powers of the Delhi Assembly vis-à-vis law and order, the very fact that the court found that its committees still could summon the Facebook India official without encroaching upon the turf of the centre now opens the gates for scrutiny of social media platforms by other states, which, however, have significantly more powers with respect to law and order. जो रुकावटें हैं, जो जो कंस्ट्रेंट्स हैं पावर्स पे, दिल्ली असेंबली के पावर्स पे, जहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि दिल्ली असेंबली के पावर्स पे थोड़ा सा अड़चने हैं, तो इन अड़चनों के रहते हुए, चलते हुए, ये तथ्य कि कोर्ट ने उसके बावजूद ये पाया कि उनकी कमेटी जो थी फिर भी सम्मन कर सकती है फेसबुक इंडिया के अधिकारी को बिना सेंटर के क्षेत्र में घुसे हुए, उनके क्षेत्र में जाए हुए। अब ये बात जो है दरवाजे खोल देती है स्क्रूटनी के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्क्रूटनाइज करने के, जो कि दूसरे स्टेट्स के द्वारा किए जा सकते हों, जो बहरहाल जिनके पास जो है और बहरहाल जो है और भी महत्वपूर्ण तरीके से ज़्यादा पावर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में दिल्ली के मुकाबले में। तो जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के मुकाबले में दिल्ली से ज़्यादा पावर्स हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये गेट्स खुल जाते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्क्रूटनी कर सकेंगे। यानी उनके लेजिस्लेचर्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अन्वेषण कर सकेंगे, उनका परीक्षण कर सकेंगे। ये दरवाजे भी खुल जाते हैं। द स्टेज इज सेट फॉर मोर स्क्रूटनी। स्टेज तैयार हो गई है और ज़्यादा ध्यानपूर्वक परीक्षण और अन्वेषण करने के लिए। आर्टिकल 2, टाई एट द टॉप। ऊपर जब बराबरी का मामला हो जाता है उसको कहते हैं टाई हो जाना। जोकोविक इज इन परस्यूट ऑफ हिस्ट्री, नॉट जस्ट टूर्नामेंट टाइटल्स। जोकोविक जो है वो हिस्ट्री को परस्यू कर रहे हैं, यानी कि इतिहास का अनुसरण कर रहे हैं। वो ऐतिहासिक कार्य करना चाहते हैं, वो इतिहास रचना चाहते हैं, न केवल वो टूर्नामेंट के टाइटल ही जीतना चाहते हैं। Using Roger Federer and Rafael Nadal as measuring sticks to assess one's tennis credentials is a harsh and ultimately a futile exercise. रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को नापने के स्टिक्स की तरह यूज करना जो है, अपने खुद के टेनिस के क्रेडेंशियल्स यानी जो भी हम उपलब्धियां हैं उनको उनका आकलन करने के लिए, ये इन दोनों लोगों के को मेजर करना एक अल्टीमेटली एक बेकार की एक्सरसाइज है,
जिसमें कि कोई फल जिसका मिलने वाला नहीं है, और ये एक हार्श एक्सरसाइज है, और एक तरह से ये रूखी एक्सरसाइज है। That Novak Djokovic comes through this most searing of examinations with flying colors is a testament to his genius. नोवाक जोकोविक, ये सबसे जो जला देने वाले इम्तहान होते हैं, उस इम्तहानों में से ये निकल के फ्लाइंग कलर्स के साथ आ रहे हैं, बड़ा जीत के साथ आ रहे हैं। ये एक इस बात का सबूत है, ये कि उनके जीनियस का सबूत है कि ये जो टेस्ट है उनका, जो एग्जामिनेशन है उनका, जिसमें उनको रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ अ, की ने जो परफॉर्म किया है, उस छड़ी से उनको नापा जाता है। तो उस इम्तहान में वो अगर फ्लाइंग कलर्स के साथ आते हैं, तो ये सबूत है कि उनका कितना बढ़िया जीनियस है। On Sunday, the Serb laid down the most definitive marker yet of his dazzling brilliance by pulling level with the celebrated duo on 20 Grand Slam singles titles. संडे को जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक, उन्होंने सबसे निश्चित रूप से मार्कर रख दिया, निशान लगा दिया, जो अभी तक का, कि उनकी जो चमक है वो कितनी चौंधिया देने वाली है, जब उन्होंने ये जो जिनको पूरा सेलिब्रेट किया जाता है डुओ, यानी जो दोनों लोगों को, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल, इनके बराबरी हासिल कर ली। जो 20 ग्रैंड स्लैम के सिंगल टाइटल उन्होंने भी जीत लिए। A tense four-set victory over Italy's Matteo Berrettini also gave Djokovic his third straight title at the All India Club, sixth overall, and helped complete the French Open Wimbledon double, one of sport's toughest achievements. एक 4 सेट में उन्होंने जो जीत हासिल की है, जो कि टेंशन से भरे 4 सेट थे इटली के मैटियो बेरेटिनी के ऊपर, इन्होंने जोकोविक को एक तीसरा सीधा टाइटल दे दिया ऑल इंडिया क्लब में, और कुल मिला के इनके 6 टाइटल्स हो गए ऑल इंडिया क्लब के। और इसने मदद की अ, इनको, जोकोविक को, कि वो पूरा कर लें अपना फ्रेंच ओपन और विंबलडन का जो डबल है, जो कि स्पोर्ट का सबसे टफेस्ट, सबसे कठिन उपलब्धि है। Djokovic's record-equaling feat had seemed improbable as recently as the summer of 2018. रिकॉर्ड को बराबर कर देने का जो उन्होंने हासिल फीट, यानी जो उन्होंने एक एक जो कर डाला है काम बहुत ज़बरदस्त, वो जोकोविक का जो रिकॉर्ड को बराबर करने का जो काम है, ये ऐसा प्रतीत होता था कि ये हो नहीं पाएगा। अभी समर ऑफ 2000 हाल ही तक ये ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि संभव होगा, समर 2018 के गर्मी तक। As a 31-year-old, he entered that year's Wimbledon as the 12th seed, after having spent 2 years on the fringes. एक 31 साल के व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस साल का जो विंबलडन है, 2018 का जो विंबलडन है, उसमें एंट्री ली थी एक 12वें सीड के रूप में। उनका 12वां स्तर माना गया था एंट्री के टाइम पे, जब उन्होंने 2 साल बाहर होके गुजारे थे, फ्रिंजेस में गुजारे थे, मतलब सेंटर स्टेज में ना गुजार के बाहर गुजारे थे, यानी उन्होंने खेल के बाहर रहे थे वो 2 साल तक। उसके बाद उन्होंने एंट्री ली थी विंबलडन में 12वें सीड के रूप में। तो फेडरर and Nadal, gaining second wins, had swept the previous 6 slams and were already on 20 and 17 respectively. जो फेडरर और नेडाल थे, वो भी जो है दोबारा से अच्छा खेल रहे थे, और उन्होंने पिछले 6 स्लैम जो है उसको उनको स्वीप कर लिया था, यानी जो बड़े टाइटल्स होते हैं स्लैम जिसको बोलते हैं, उनको स्वीप कर लिया था, यानी उनको अपने झोली में ले लिया था। और वो पहले ही 20 और 17 पे थे, यानी कि 20 टाइटल फेडरर के हो गए थे और 17 टाइटल नडाल के हो गए थे उस टाइम, जब जोकोविक ने प्रवेश किया। बट जोकोविक रीडिस्कवर्ड हिज मोजो एंड इज
and has since won 8 of 12 majors, the most dominant streak of his career. लेकिन जोकोविक ने फिर से अपना टैलेंट को पहचाना और फिर अपना फॉर्म प्राप्त किया, रीडिस्कवर्ड हिज मोजो, यानी कि अपना जो फॉर्म है वो फिर से उसमें आ गए। और तब से एंड हैज सिंस, यानी तब से उन्होंने जो है जीते हैं 12 मेजर्स में से 8 मेजर, जो कि उनके जो करियर का सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला स्ट्रीक है मतलब चमक है। He has conquered Federer on grass and Nadal on clay, and snuffed out rebellions from the game's next gen of Dominic Thiem, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, and Berrettini, beating them for his last 4 slam trophies. उन्होंने फेडरर को जीत लिया घास के मैदान पे, यानी ग्रास कोर्ट पे, और नेडल को उन्होंने जीत लिया क्ले पे, जो कि फेडरर ग्रास के चैंपियन माने जाते हैं और नेडल जो है क्ले कोर्ट्स पे बेस्ट माने जाते हैं। इन दोनों को अपने अपने ही मैदान पे जीता उन्होंने, और उन्होंने जो बगावत थी इस गेम के जो अगले जनरेशन के लोग आ रहे हैं, जो यंग लोग आ रहे हैं, उनकी बगावत को उन्होंने बुझा दिया। जैसे डोमिनिक थीम, डैनियल मेडवेडेव, स्टेफेनोस सिट्सिपास एंड बेरेटिनी, ये नए खिलाड़ी हैं जो आगे आ रहे हैं टेनिस में, और इन्होंने इनको हरा दिया अपने पिछले 4 स्लैम ट्रॉफीज में। So much so that he now feels the most complete he has ever been as a player. इतना कि वो अब जो है सबसे ज़्यादा पूरा महसूस कर रहे हैं, संपूर्ण महसूस कर रहे हैं, जितना उन्होंने कभी भी किया हो एज एक खिलाड़ी के रूप में। The accomplishments have inevitably reignited the debate on who the greatest men's player of all time is. ये जो उपलब्धियां हैं उनकी, उन्होंने इस डिबेट को फिर से जो प्रज्वलित कर दिया है, और ये इनेविटेबली कर दिया, यानी कि ये अवॉइड ही नहीं हो सकता था कि ये डिबेट प्रज्वलित ना हो, जो उन्होंने उपलब्धियां की हैं उससे, कि कौन है सबसे महानतम खिलाड़ी, आदमियों में प्लेयर कौन है हर समय का। While comparisons between eras are often limited and come with caveats, think the great Pancho Gonzalez being denied chances to compete in majors in the 1950s because he had turned professional. Djokovic is without doubt the best for his generation. जबकि हम युगों में कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो युगों के बीच में जो कंपैरिजन होता है वो अक्सर जो है सीमित होता है, और वो केवेट्स के साथ आता है, यानी कि उसमें हम अपना एक केवेट भी रखते हैं, मतलब संशय भी वहाँ पे रहता है। जरा सोचिए कि जो महान पांचो गॉन्जलेस थे, उनको मौका ही मना कर दिया गया कि मेजर्स में compete करने का 1950s में, क्योंकि वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हो गए थे। यानी कि अगर उनको मना ना करा जाता तो पता नहीं कितना खेल जीत जाते वो। जोकोविक, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं युगों के बीच में, लेकिन जोकोविक फिर भी इसमें कोई संशय नहीं है कि वो अपनी जनरेशन के वो बेस्ट हैं। This week will be his record 329th as world number 1, and he is the only man to have won all 4 slams, all 9 ATP Masters 1000s, and year-ending ATP finals twice. यह जो हफ्ता है वो उनका रिकॉर्ड 329वां हफ्ता होगा वर्ल्ड नंबर 1 होने का, और वो एकमात्र वो आदमी हैं जिन्होंने सारे के सारे 4 स्लैम्स जीत लिए हैं, और सारे के सारे 9 एटीपी मास्टर्स थाउजेंड्स उन्होंने टाइटल जीत लिए हैं, और साल के अंत में जो एटीपी फाइनल्स होते हैं वो भी उन्होंने 2 बार जीत लिए हैं। No other statistic better represents his relentless pursuit of excellence across surfaces, continents and seasons. कोई और इसके अलावा कोई और आंकड़ा नहीं हो सकता है जो इससे बेहतर प्रतिनिधित्व करे उनका ना रुकने वाला जो परसुएंस है एक्सेलेंस का, उत्कृष्टता की जो उनकी उनको जो उत्कृष्टता का जो वो
पीछा करते हैं बिना रुके हुए, उसका और कोई अच्छा स्टैटिस्टिक्स और कोई अच्छा आंकड़ा नहीं हो सकता है, जो वो हर सरफेस पे करते हैं, हर कॉन्टिनेंट के अक्रॉस करते हैं और हर सीजन्स के अक्रॉस करते हैं। यानी कोई भी सीजन हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो जहाँ वो खेल रहे हैं, कोई भी तरह की सतह हो, और हर एक सतह पे, हर कॉन्टिनेंट में, हर जगह पे, हर सीजन में वो एक्सलेंस का, उत्कृष्टता का अनुसरण करते हैं। At the US Open starting next month, he has a shot at sporting immortality, as he can become the first man since Rod Laver in 1969 to win all four majors in a single year. यूएस ओपन जो अगले महीने में शुरू हो रहा है, उसमें वो कोशिश कर सकते हैं स्पोर्ट्स की इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने की, यानी अमर होने की के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो बन सकते हैं वो पहले व्यक्ति रॉड लेवर के बाद से जो जिन्होंने 1969 में जीत लिए थे चारों मेजर्स एक ही वर्ष में। Ashley Barty may be a long way from such monumental successes. But like Djokovic, she has proved adept at mastering the game's natural surfaces by adding the Wimbledon crown to the French title she won in 2019. इसी तरह से महिलाओं में जैसे एशली बाटी हैं, हो सकता है वो अभी काफ़ी दूर हैं इस तरह की जो सफलताओं से, जो कि मॉन्यूमेंटल सफलताएं हैं, जो कि एक तरह से एक गुंबदी सफलताएं हैं, बहुत ज़बरदस्त जो सफलताएं हैं, इनसे हो सकता है वो अभी दूर हैं। लेकिन जोकोविक की तरह ही उन्होंने भी साबित कर दिया है कि वो एक्सपर्ट हो गई हैं, अडेप्ट हो गई हैं, उन्होंने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को मास्टर करने के लिए जो इस गेम की, यानी इस खेल की जो सारी नेचुरल सरफेसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपना विंबलडन का खिताब जो है वो जोड़ा अपने फ्रेंच टाइटल में, क्योंकि विंबलडन में ग्रास कोर्ट है और फ्रेंच में क्ले कोर्ट है, तो दोनों तरह के सतहों पे उन्होंने जीत लिया। और जो उन्होंने फ्रेंच टाइटल जीता था 2019 में, उसमें उन्होंने विंबलडन टाइटल को भी जोड़ लिया। तो एशली बार्टी जो है वुमेन की खिलाड़ी हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। The 25-year-old Aussie's craft and guile was fully on display as she felled opponents as chalk and cheese as Angelique Kerber, counterpuncher, and Carolina Pliskova, all-out attacker. ये 25 साल की जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, यानी एशली बार्टी, इनका जो क्राफ्ट है, यानी कि इनकी जो पकड़ है गेम के ऊपर, जो इनका कुशलता है और इनका जो चालाकी है जिससे वो खेलती है, गाइल जो है उनका, ये पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा था। इट वॉज फुली ऑन डिस्प्ले एज शी फेल्ड द अपोनेंट्स, जैसे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को गिरा दिया, एज चॉक एंड चीज, जैसे कि वो चौक और चीज हो, इस तरह के प्रतिद्वंदियों को गिरा दिया उन्होंने, जैसे कि एंजेलिक कर्बर, जो कि काउंटर पंचर, उनका खिलाड़ी का खेल जो है काउंटर पंचर के रूप में है, जो वापस वार करती हैं, और कैरोलिना प्लिस्कोवा जो कि पूरी तरह से अटैक करती हैं, ऑल आउट अटैक करती हैं, इनको भी उन्होंने हरा दिया। विथ मॉडेस्टी इन हर बोन्स शी oozes an enviably understated elegance, something the tennis world is sure to see more and more of. और शालीनता उनके बोन्स में है, यानी कि उनके हड्डियों में है। शालीनता कह सकते हैं उनके अंदर कूट कूट के भरी है, जैसे हम लोग भारतीय कहते हैं, तो वो ऊज कर रही है, यानी उनमें से निकल निकल के आ रहा है एक अंडरस्टेटेड एलिगेंस, एक शालीनता निकल के आ रही है, एक एलिगेंस होती है, फैशनेबल स्थिरता निकल के आ रही है, जो कि अंडरस्टेटेड है, यानी जिसको कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं रखा जाता है, और इसकी एनविएबली अंडरस्टेटेड है। एनविएबली यानी कि जो उनसे लोग जलते हैं, इस बात से जलते हैं कि वो इतनी एलिगेंट कैसे हैं, और मॉडेस्टी और एलिगेंस उनके अंदर है। तो ये ऐसी चीज़ है, समथिंग ऐसी चीज़ है जो टेनिस की जो दुनिया है वो और भी ज़्यादा देखेगी उनमें। तो ये जो खिलाड़ी हैं एशले बैटी, इन पे भी हम लोगों को नज़र रखना चाहिए, इस बारे में ये कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में।